हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में स्टडी कर रहे थे कि प्रोकैरियोटिक होता है क्या है। प्रोकैरियोटिक्स के अंदर वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि आपका ब्लू ग्रीन एल्गी जो कि हमने बायोलॉजी क्लासिफिकेशन में देखा था, फिलामेंटस स्ट्रक्चर, फिर हमने माइकोप्लाज्मा देखा था। ओके। एंड फिर हमने देखा था बैक्टीरिया के बारे में। अब हम स्टडी कर रहे थे तो बैक्टीरिया जो कि प्रोकैरियोटिक सेल्स है, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में हम क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि आपका जो सेल एनवेलप होता है जिसमें 3 स्ट्रक्चर्स आते हैं। जो 3 स्ट्रक्चर कौन-कौन सी होती है? आउटर मॉस इज अ ग्लाइकोलिक्स, देन इसके अंदर सेल वॉल, देन उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन। तो तीनों पार्ट मिलकर एक सेल एनवेलप बनाते हैं, जिसका तीनों का बेसिक फंक्शन होता है सेल को प्रोटेक्ट करना। क्लियर? सेल मेम्ब्रेन से वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर होते हैं जो बाहर की तरफ निकलते हैं, जैसे कि पिलाई जो कि ऐसे कांटे की तरफ स्पाइक्स के फॉर्म में होते हैं, जिसका मेजर काम सेल सर्फ जो होस्ट की सेल से अटैच करना होता है या फिर रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। कंजुगेशन में जैसे पार्टिसिपेट किया था बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन में। ओके। और इसके अलावा ये जो होता है बाहर की तरफ सेल मेम्ब्रेन से सांप की तरह एक फ्लैजेला बाहर निकला हुआ होता है, जिसका काम मूवमेंट होता है। अंदर की तरफ जाओगे तो ये साइटोप्लाज्म फ्लूइड होता है जो कि प्रोटीन प्लस वाटर से मिलकर बना हुआ होता है। इसको आप प्रोटोप्लाज्म भी बोल सकते हो, क्योंकि क्या होता है इसमें कोई न्यूक्लियोप्लाज्म तो होता नहीं है। तो इसके साइटोप्लाज्म को आप प्रोटोप्लाज्म भी बोल सकते हो, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म बेसिक साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म में मिलकर बना होता है। जब इसमें न्यूक्लियस ही नहीं है तो न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं होगा। तो कभी कभी इसके साइटोप्लाज्म को प्रोटोप्लाज्म में कुछ बुक के अंदर लिखा जाता है। फिर एक नेकेड डीएनए होता है जो कि आपका नेकेड डीएनए होता है जो कि डबल हेलिकल होता है। ओके। एंड इसके अलावा इसमें कुछ एक्स्ट्रा सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, जैसे कि आपका राइबोसोम। क्लियर? चलिए, अब हम इसके बारे में पढ़ रहे थे कि सेल एनवेलप में 3 पार्ट होते हैं, ग्लाइकोलेक्स, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये जो हर एक का अपना-अपना एक फंक्शन होता है और हर लेयर अपना एक फंक्शन प्रोड्यूस करती है। जैसे कि ग्लाइकोलाइट्स अपना एक फंक्शन है, सेल वॉल अपना एक फंक्शन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का भी एक अपना एक फंक्शन है। और इस फंक्शन में किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन ऑस्मोटिक बैलेंस को बनाए रखना होता है, तो ऑस्मोटिक बैलेंस ही बनाएगी। ओके, सेलेक्टिव परमेबिलिटी की तरह काम करना है, सेलेक्टिव परमेबिलिटी की तरह काम करेगी। सेल वॉल का जो काम होता है वो प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन देना होता है, तो वो वैसा काम करेगी। ओके, इसके अलावा ग्लाइकोलिक्स जो है, ग्लाइकोलिक्स उसको पैथोजेनिक बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है, तो वो उसमें अपना काम करेगी। तो तीनों अपना-अपना काम है, लेकिन जब तीनों एक साथ मिलते हैं तो तीनों का फिर एक ही काम है, प्रोटेक्शन देना। ओके? ग्लाइकोलेक्स जो है मतलब हर एक उसकी जो थिकनेस है और इसके अलावा इसकी कंपोजिशन है, हर एक बैक्टीरिया में अलग-अलग होगी। क्योंकि किसी बैक्टीरिया के अंदर ये कैप्सूल के फॉर्म में होता है, किसी बैक्टीरिया में स्लाइमी फॉर्म में होता है। तो हर एक बैक्टीरिया के अंदर इसकी कंपोजिशन, इसकी थिकनेस, इसकी स्ट्रेंथ, इसके केमिकल कंपोजिशन आपको डिफरेंट मिलेंगे। ये लाइक आपका कुछ में आपके लूज सीट जैसा भी हो सकता है और किसी में ये कैप्सूल जैसा थिक जैसा भी हो सकता है। ओके। सेल, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है कि ये डिपेंड करता है कैसा होगा। सेल वॉल क्या होता है, सेल को एक शेप देता है, ठीक है, उसके एक स्ट्रक्चर बनाता है, स्ट्रक्चर सपोर्ट देता है, जिससे की वजह से दो सेल सेल वॉल आपस में कोलैप्स नहीं कर सकते, बर्स्ट नहीं कर सकती। क्लियर? जैसे इसके 2 फॉर्म्स मिलेंगे सेल, मतलब अगर आप बात करें ग्लाइकोलिक्स की अगर बात करें, जैसे 2 फॉर्म्स दिए गए हैं ना, 2 फॉर्म्स, ये किसके हैं? ग्लाइकोलिक्स के हैं। इसके 2 फॉर्म्स होंगे, कैप्सूल होगा, स्लाइम मोर होगा। जो कैप्सूल होता है वो थिक लेयर बनाता है और थिक वॉल बनाता है, स्लाइम लेयर लूज शीट की तरह बनाता है। तो ये 2 फॉर्म्स किसके हैं ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। तो ये 2 फॉर्म्स हैं आपके। ओके, ग्लाइकोलिक्स है जो कि आपके 2 फॉर्म में पाया जा सकता है। क्लियर हो गया? अब देखिए यहाँ पे, अब हम थोड़ा सा सेल एनवेलप की तरफ और देखते हैं। सेल एनवेलप में आपको क्या दिखाई देगा? ये जो बाहर का स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, बाहर का स्ट्रक्चर, इसे हम ग्लाइकोलिक्स कहते हैं। ओके। ये जो आपको दिख रहा है जैसे आपको ब्रिक जैसा, ये सेल वॉल है। और ये दिख रहा है ये साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है। और ये अंदर की तरफ साइटोप्लाज्म है जो कि ग्लाइकोजन, वी विल स्टडी दैट व्हाट इज ग्लाइकोजन। ये एक्चुअली जो एक्चुअली अपने मटेरियल को ग्लाइकोजन मतलब कि ये जो फूड होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में इसको स्टोर रखता है। दैट इज द मीनिंग ऑफ द ग्लाइकोजन, जस्ट नथिंग एल्स। सो देखिए, सेल एनवेलप में बाहर की तरफ ग्लाइकोलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। ग्लाइकोलेक्स क्या होता है? ये थिक लेयर होती है, ठीक है। इट मे बी फाउंड इन अ 2 फॉर्म, आइदर इन अ कैप्सूल और इन अ स्लाइम लेयर। कैप्सूल होगा थिक होगा, स्लाइम लेयर होगा तो लूज शीट जैसी होगी, जिसका एक ही काम होता है। ये काम क्या करता है, ये एक्चुअली जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर कैप्सूल पाया जाता है। जो सेल वॉल है, सेल वॉल बेसिकली क्या करता है, सेल वॉल बेसिकली सेल को एक स्ट्रक्चर देता है, सेल को एक शेप देता है और एक प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह काम करता है ये।
सेल मेम्ब्रेन का काम होता है ऑस्मोटिक बैलेंस बनाए रखना, ओके, जिससे कि कोई बाहर का मटेरियल आसानी से अंदर ना आ सके, अंदर वाला बाहर ना जा सके, सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन की तरह काम करती है। और जब तीनों मिल जाते हैं आपस में तो ये प्रोटेक्टिव सिंगल प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करती है। ओके, सुनिएगा अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट कंटेंट है, ध्यान रखिएगा, आपकी बुक में सिर्फ 2 ही वर्ड दे रखे हैं, ग्राम स्टेनिंग क्या होती है, ग्राम बैक्टीरियाज क्या होते हैं। अगर हम बैक्टीरिया को क्लासिफाई करें ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल एनवेलप, अगर आप सेल एनवेलप में भी अगर बहुत फोकस करके बात करोगे ना, तो अगर सेल एनवेलप में भी अगर बहुत अंदर फोकस करोगे तो सेल एनवेलप 3 पार्ट होते हैं। कभी-कभी ग्लाइकोलिक्स के ऊपर एक आउटर मेम्ब्रेन भी पाई जाती है, तो उसकी बेसिस के ऊपर या फिर उसमें जो पेप्टिडोग्लाइकन, क्योंकि सेल वॉल किसका बना हुआ होता है सेल बैक्टीरिया के अंदर, बैक्टीरिया सेल के अंदर पेप्टिडोग्लाइकन का। तो पेप्टिडोग्लाइकस की थिकनेस के बेस के ऊपर हम बैक्टीरिया को 2 पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। क्योंकि ये बेसिकली क्या होता है कि ये जो डिफरेंस किया गया ऑन द बेसिस ऑफ द ग्राम स्टेनिंग, मतलब देखिएगा, एक मैं बताता हूँ आपको मैं, चलिए दोबारा चलते हैं इसमें। मान के चलो ये स्ट्रक्चर है, तो इसमें क्या है, ये जो सेल वॉल है, ये बना किसके होता है, पेप्टिडोग्लाइकन का। तो कई बार क्या होता है, ये पेप्टिडोग्लाइकन समटाइम इट में बी थिक और समटाइम इट में बी थिन। अगर ये थिक है या थिन है, उसके बेस के ऊपर भी आप 2 टाइप के बैक्टीरिया आते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। और कई बार क्या होता है, ये जो ग्लाइकोलिक्स है, इसके ऊपर एक आउटर मेम्ब्रेन भी पाई जाती है। तो ऐसे वैरायटी ऑफ सेल एनवेलप कभी-कभी क्या होता है, थिक और थिन हो सकता है। सेल एनवेलप क्या होता है, कई बार थिक और थिन हो सकता है, तो उसके बेस पे हम 2 टाइप की वैराइटीज आती हैं, जिसको हम कहते हैं लाइक ग्राम बैक्टीरियाज। और ये ग्राम बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने का एक तरीका होता है, इसे हम कहते हैं ग्राम स्टेनिंग। ओके, तो दैट्स वाई ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है मेडिकल के लिए, जिसमें आपको 2 फॉर्म्स मिलेंगे, ये तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। अब ये ग्राम स्टेनिंग करते कैसे हैं, कैसे पता चलेगा कि कौन सा ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम नेगेटिव है, उनके सेल वॉल में ऐसा क्या डिफरेंस आ गया कि सेल एनवेलप पूरा चेंज हो गया, जिसकी वजह से 2 डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया निकल गए। तो सबसे पहले ग्राम स्टेनिंग प्रोसेस सुनिए, होता है क्या है। आपको ग्राम स्टेनिंग प्रोसेस समझ में आएगा ना, तो आपको समझ में आएगा कि ग्राम स्टेनिंग का एक्चुअली आउटकम क्या है। सबसे पहले क्या करते हैं कि जब आप मेडिकल में जाएँगे तो आपको एक ग्राम स्टेनिंग करनी होगी। ओके, बहुत आसान है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है। हम क्या करते हैं, एक सैंपल लेते हैं, सैंपल लिया आपने और सैंपल को हम एक स्लाइड के ऊपर डिस्पर्स करते हैं, मतलब छोटा सैंपल लिया, जो भी सैंपल में आप पॉजिटिव और नेगेटिव चेक करना चाहते हो, आप सैंपल लिया और स्लाइड के ऊपर ऐसे-ऐसे उसके ऊपर डिस्पर्स कर दिया। अच्छे से डिस्पर्स कर दीजिए एक सेंटर के ऊपर, मतलब ऐसे पूरा फैला दो नहीं, पूरे सेंटर के ऊपर अच्छे से डिस्पर्स कर दीजिए। कर दिया? फिर उसके बाद हम एक क्रिस्टल वॉलेट, एक स्टेन होता है, इसको हम सबसे पहले डालते हैं क्रिस्टल वॉलेट। जैसे ही आप क्रिस्टल वॉलेट उसके ऊपर डालेंगे, ओके, क्रिस्टल वॉलेट डालेंगे। अब क्रिस्टल वॉलेट क्या करता है कि ये क्यों डालते हैं, क्योंकि ये पेप्टिडोग्लाइकेन के साथ में बाइंड अप कर लेता है। मतलब कभी भी पेप्टिडोग्लाइकेन की आप स्टेनिंग करनी हो तो हम क्रिस्टल वॉलेट यूज़ करते हैं। उसके बाद जैसे ही आपने, जैसे मान के चलो ये आपकी स्लाइड है, आपने उसके ऊपर डाल दिया, मान के चलो ये स्लाइड है, उस स्लाइड के ऊपर एग्जाम्पल के लिए आपने ये डाल दिया, उसके ऊपर एक सैंपल डाल दिया, इस सैंपल में एक सैंपल आपने डाल दिया। अब आपने क्या किया, उसके ऊपर आपने फिर दूसरा एक क्रिस्टल वॉलेट डाल दिया क्रिस्टल वॉलेट डालने के बाद नीचे से, कहाँ से, नीचे से हीट फिट करते हैं, मतलब हीट से उसको फिक्स कर देते हैं, जिससे कि ध्यान रखिएगा, हीट फिक्स जो करते हैं, टाइमिंग इंपॉर्टेंट है 1 मिनट के लिए। अब ये हीट फिक्स क्यों होता है, क्योंकि जब आपने क्रिस्टल वॉलेट डाला तो क्रिस्टल वॉलेट क्या करता है, पेप्टिडोग्लाइकेन के साथ जाके बॉन्ड बना लेता है। बॉन्ड बन गया, अब जैसे आपको हीट फिक्स करते हो, तो हीट फिक्स जैसे आप करोगे 1 मिनट के लिए, तो क्रिस्टल वॉलेट और पेप्टिडोग्लाइकेन की जो बॉन्डिंग है वो बढ़ जाती है। समझ में आ गया, बॉन्डिंग है बेटा, वो बॉन्डिंग बढ़ जाएगी। तो बॉन्डिंग बढ़ने से क्या होगा कि पूरा पेप्टिडोग्लाइकेन उस क्रिस्टल वॉलेट को एब्सॉर्ब कर लेगी। और दूसरा फायदा क्या होता है, हम जब हीट करते हैं तो आपको है ना, उस स्लाइड के ऊपर एक छोटा सा हल्की सी एक लाइन दिखाई देगी, गोल जैसी लाइन, जहां जहां आपका क्रिस्टल वॉलेट गिरा है, तो हमें इसे हम बोलते हैं स्मीयर, गोल जैसा पोर्शन। क्योंकि मतलब इसका यह है कि आपको पूरी स्लाइड में सिर्फ गोल वाले पोर्शन पे ही काम करना है, इसलिए उसे बोलते हैं हीट स्मीयर। फिर उसके बाद 1 मिनट के बाद इसमें आयोडीन डालिए। ओके, आयोडीन डालिए हीट स्मिट के ऊपर, जो हीट के थ्रू आपने स्मीयर बनाया है, ये गोला सा बनाया है, आप उस पर आयोडीन डालिए और 2 सेकंड का वेट कीजिए, 2 सेकंड का वेट कीजिए, ठीक है। ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, सबसे पहले आपने क्या किया, लूप लिया, फिर उसके बाद आपने 2 सेकंड का वेट कीजिए। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, आप जैसे आप आयोडीन डालते हो तो क्रिस्टल वॉलेट क्या होता है, आयोडीन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, इसको हम सीवीआई कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ठीक है बेटा। अब क्या करना है, ध्यान रखिएगा, यहाँ तक हो गया सीवीआई। सीवीआई के बाद में आप 5 मिनट छोड़ दीजिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्रिस्टल वॉलेट है, जिसको आपने 1 मिनट दे दिया और उसमें पेप्टिडोग्लाइकेन के साथ जाके बॉन्ड बना लिया, आपने हीट फिक्स किया तो बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रेंथफुल हो गई। आयोडीन डाला तो सीवीआई कॉम्प्लेक्स बन गया। अब क्या बना, पेप्टिडोग्लाइकेन सीवीआई कॉम्प्लेक्स, क्योंकि पेप्टिडोग्लाइकेन से सीवीआई जुड़, क्रिस्टल वॉलेट जुड़ा था और क्रिस्टल वॉलेट से आयोडीन जुड़ गया,
ठीक है, मान के चलो कि ये क्रिस्टल वॉलेट है, यहाँ से उसने सेल वॉल जोड़ दिया, यहाँ से उसने आयोडीन जोड़ दिया, तो बन गया सेल वॉल सीवीआई कॉम्प्लेक्स, क्योंकि आयोडीन की सेल वॉल से नहीं होती है, लेकिन सेल वॉल के पेप्टिडोग्लाइकेन से तो नहीं है, लेकिन आयोडीन की क्रिस्टल वॉलेट से तो है, तो ये बन गया सेल पेप्टिडोग्लाइकेन सीवीआई कॉम्प्लेक्स बन गया। उसके बाद आपकी स्लाइड को आप एसीटोन और इथेनॉल से 15 से 20 सेकंड के बाद में उसको वॉश कीजिए, मतलब अच्छे से साफ कर लीजिए। और ये क्या होता है, डीकलराइजेशन करता है। देखिए होता है क्या, बात सुनिएगा। देखिए क्या होता है कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उसके अंदर जो पेप्टिडोग्लाइकेन की जो लेयर होती है मोटी होती है, और ग्राम नेगेटिव के अंदर पेप्टिडोग्लाइकेन की जो लेयर होती है बहुत थिन होती है। जिसके अंदर मोटी होगी वो ज़्यादा पेप्टिडोग्लाइकेन से रिएक्ट करेगा, और जिसमें थिन होगी वो कम रिएक्ट करेगा। और अगर वो ज़्यादा रिएक्ट करेगा तो वो जो कॉम्प्लेक्स है वो टूटेगा नहीं। और अगर, क्योंकि अगर आपने जैसे अल्कोहल डाला तो अल्कोहल डालने के बाद में अगर वो कॉम्प्लेक्स पतला है, अगर लाइक अगर अगर उसने सीवीआई ज़्यादा उसने अच्छा बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाया, सीवीआई ने पेप्टिडोग्लाइकेन के साथ जैसे कॉम्प्लेक्स बनाया, अगर आपने उसमें जैसे ही इथेनॉल या एसीटोन डाला तो वो कॉम्प्लेक्स अब टूटेगा नहीं, क्योंकि उसे ज़्यादा बाउंडेड बना लिया। लेकिन जो पतला सी पेप्टिडोग्लाइक पतली सी लेयर थी, उसे पेप्टिडोग्लाइकेन ज़्यादा काम नहीं कर पाया उससे, तो आप जैसे ही एसीटोन डालोगे पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स टूट जाएगा और वो पूरी की पूरी स्लाइड डीकलराइजेशन हो जाएगा। समझ में आया बेसिक रीजन आपको? देखिए बेसिक रीजन क्या है, आपने सीवीआई कॉम्प्लेक्स था, अब ग्राम पॉजिटिव के अंदर पेप्टिडोग्लाइकेन मोटा होता है और ग्राम नेगेटिव के अंदर छोटा होता है। जो मोटा होता है तो वो ज़्यादा सीवीआई क्रिस्टल वॉलेट से रिएक्ट करेगा, और जो पतला होता है वो कम रिएक्ट करेगा। और जैसे आपने एसीटोन डाला, एसीटोन डालने से क्या होता है कि अब आपकी जो मोटी लेयर है वो ज़्यादा अल्कोहल से रिएक्ट कर चुकी है, तो वो लाइक ज़्यादा रिएक्ट कर चुकी है, तो वो जल्दी से एसीटोन से वॉश नहीं होगी, क्योंकि वो उसने पूरा रिएक्ट, अब तो पूरा ही खा लिया ना, तो क्यों रिएक्ट करेगी एसीटोन से, रिकलराइज नहीं होगी। और जो अगर पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर पतली सी है तो ज़्यादा रिएक्ट करेगी, बहुत कम रिएक्ट करेगी, उसने कम रिएक्ट किया है क्रिस्टल वॉलेट से, तो जल्दी वो डिकलराइज्ड हो जाएगी। फिर उसके बाद आप सैफरनिन डालिए 1 मिनट के बाद में, मतलब क्या होता है 15 से 20 सेकंड तक वॉश करते हैं, ज़्यादा 30 सेकंड तक लेते हैं। फिर कुछ टाइम के बाद उसको क्या आप हल्का सा ड्राई होने दीजिए, क्योंकि जब वॉश करते हैं तो क्या होता है, पानी से वॉश करेंगे यहाँ पे हम, तो क्या होता है हल्की-हल्की वाटर ड्रॉपलेट्स रह जाती है। तो एक बार उसको हल्की सी वाटर ड्रॉपलेट्स को बाहर निकाल दीजिए, थोड़ा-सा हल्का ड्राई कीजिए 1 मिनट के लिए। ड्राई मतलब नॉर्मल रख दीजिए बाहर, नॉर्मल इसको रख दीजिए, 1 मिनट के अंदर सारी वाटर ड्रॉपलेट हट जाएँगी। फिर आप सैफरनिन डालिए। सैफरनिन डालने के बाद में, और ध्यान रखना यहाँ पे हम इथेनॉल भर-भर के बहुत अच्छे से डालते हैं, ताकि कोई भी अगर ग्राम नेगेटिव हो तो अच्छे से डिक्लोराइज़्ड हो जाए। ग्राम पॉजिटिव कभी डिक्लोराइज़ नहीं होगा, सिर्फ ग्राम नेगेटिव होगा, क्योंकि उसकी थिन लेप्टोग्लाइकेन थिन होती है। और जैसे ही आप उसमें सैफरनिन डालेंगे तो 1 मिनट के बाद में सैफरनिन रिएक्ट करेगा, और वो रिएक्ट करने के बाद में कलर प्रोड्यूस करेगा। अब देखिए मान के चलो जिसने पहले से ही सीवीआई कॉम्प्लेक्स बना रखा है पेप्टिडोग्लाइकेन के साथ, मतलब ग्राम पॉजिटिव में, क्या उसे सैफरनिन से रिएक्ट करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि इसके पास स्पेस ही नहीं है अब। लेकिन जो पहले धुल चुका है, ग्राम नेगेटिव जो धुल चुका है, अब वो आसानी से, जो धुल चुका है वो आसानी से सैफरनिन से रिएक्ट कर सकता है और पिंक कलर प्रोड्यूस करेगा। ओके, फिर उसके बाद में आप स्लाइड को अच्छे से वॉश कीजिए, मतलब अच्छे से वॉश कर लीजिए और उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे। अब जब माइक्रोस्कोप में देखेंगे आपको 2 टाइप के कलर प्रोड्यूस होते हैं, एक होता है पर्पल कलर, दूसरा होता है पिंक कलर। ध्यान रखना जो आपका जैसे कि मान के चलो 2 कलर है, ये अगर आपका 2 कलर दिखाई देंगे, एक पर्पल कलर, जो हमेशा ग्राम पॉजिटिव होगा ना, वो कभी भी जो आपका ग्राम पॉजिटिव होगा, ग्राम पॉजिटिव कभी भी, ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होता है वो कभी भी सैफरनिन से रिएक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके साथ पहले ही सीवीआई कॉम्प्लेक्स जुड़ा हुआ है। और क्रिस्टल वॉलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स का कलर था आपका पर्पल, तो पर्पल कलर नजर आएगा। तो देखिए पर्पल कलर नजर आ रहा है, ये ग्राम पॉजिटिव हो गया। सैफरनिन पिंक होता है, क्योंकि क्रिस्टल वॉलेट पूरा धुल चुका है, तो आसानी से वो सैफरनिन को ले लेगा, और जैसे ही वो सैफरनिन को ले लेगा तो आपको पिंक नजर आएंगे, और ये होगा आपका ग्राम नेगेटिव, ये हो गया आपका ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ओके, तो आपके 2 डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया, 2 डिफरेंट टाइप के कलर आपको नजर आते हैं। क्यों ऐसा होता है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जो पेप्टिडोग्लाइकेन की जो लेयर होती है वो 10% होती है, और एक आउटर लेयर होती है जो कि लिपिड की बनी होती है, जो लाइपोपॉलीसैकेराइड 90%। मतलब अगर आप पूरे सेल वॉल का कंपोजिशन देखेंगे ना, ग्राम नेगेटिव में क्या होता है 10% पेप्टिडोग्लाइकेन होता है, और उसके ऊपर एक आउटर मेम्ब्रेन की लेयर होती है जो लाइपोपॉलीसैकेराइड की बनी होती है, जो 90% होती है। और 90 जो लाइपोपॉलीसैकेराइड है, इसका क्रिस्टल वॉलेट के साथ में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, कोई भी बॉन्डिंग नहीं है। लेकिन इसलिए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया सीवीआई कॉम्प्लेक्स के साथ में रिएक्ट नहीं कर पाएंगे और अल्कोहल से वॉश हो जाएंगे, और आसानी से सैफरनिन डाई से वो पिंक हो जाएंगे। ओके, देखेंगे अब आपको यहाँ स्ट्रक्चर में आ जाएगा। अब यहाँ ग्राम पॉजिटिव देखिए, ग्राम नेगेटिव बाद में देखिएगा। ये देखिए, ये दिख रहा है आपको ग्लाइकोलिक्स, ये सेल वॉल जो पेप्टिडोग्लाइकेन की है, ये साइटोप्लाज्मिक मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, और इसका साइटोप्लाज्म। ग्लाइकोजन अभी भूल जाइए आप, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। अब ग्राम नेगेटिव आइए, ये देखिए सेल वॉल दिख रही है आपको, ये छोटी सी सेल वॉल है,
और उसके सेल वॉल की थिकनेस देखिए, एक मिनट में आपको ऐसे दिखाता हूँ, ये देखिए सेल वॉल की थिकनेस, और ये देखिए कम है ना, 10% सिर्फ पेप्टिडोग्लाइकेन है इसमें। मेजरली क्या है, मेजर जो पोर्शन है बेटा, जो मेजर पोर्शन है ना वो ये है, ठीक है, मेजर जो पोर्शन है वो ये है, ये मेजर पोर्शन है जो कि आपको ये सॉरी ये जो ठीक है, ये देखिए 10% पॉलीपेप्टाइड, और ये दिख रहा है आपको, ये आउटर पॉली, ये आउटर मेम्ब्रेन है जो कि लाइपोपॉलीसैकेराइड का बना हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो है ना, ये सेल वॉल है, बहुत पतली सी है, और उसके ऊपर एक आउटर मेम्ब्रेन है जिसको हम कहते हैं लाइपोपॉलीसैकेराइड। इस लाइपोपॉलीसैकेराइड के ऊपर बाहर की तरफ एक ग्लाइकोलिक्स है जो कि एक आउटर स्ट्रक्चर होता है, और ये जो स्पेस है इन बिटवीन ऑफ द सेल वॉल और द आउटर मेम्ब्रेन, इसे कहते हैं पेरिप्लाज्म। और फिर उसके बाद हम नीचे जाएंगे, नीचे जाने पे आपको ये सेल वॉल, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन दिखाई देगी। तो आपको सेल वॉल और इस सेल मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस दिखता है, इसको हम कहते हैं पेरिप्लाज्म, और यहाँ की तरफ आपको साइटोप्लाज्म नजर आता है। ओके, ये आपके साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। तो आप देखिए कितनी सी मेम्ब्रेन, छोटी सी है या मोटी मेम्ब्रेन है, तो दैट ये जल्दी सीवीआईसी रिएक्ट करेगी, बट ये लेट रिएक्ट करेगी। इसके अलावा इसमें आउटर मेम्ब्रेन होती है जो पतली सी होती है, जो कि होती है आपके सेल वॉल होती है, और बाहर की तरफ आपका ये बाहर की तरफ आपका ग्लाइकोलिक्स होता है। ग्लाइकोलिक्स सब में है, ग्राम पॉजिटिव हो ग्राम नेगेटिव हो, फर्क कहाँ मिला आपको, सेल वॉल की कंपोजिशन में आपको नजर आया, समझ में आ गया ना। और क्या होता है अब, क्या होता है कि जब एक चीज ध्यान रखना, जो ग्राम नेगेटिव होते हैं उनका ग्लाइकोलाइट थोड़ा सा पतला होता है, मतलब उसका थिन होता है, क्यों, क्योंकि इतना स्पेस नहीं रहता बैक्टीरिया के सेल में, अब बचा ही नहीं सेल एनवलप में, क्योंकि काफी जो स्पेस है वो पेरिप्लाज्म ने ले लिया, और कुछ बचा हुआ स्पेस आउटर मेम्ब्रेन ने ले लिया। ओके, ये डिफरेंस याद रखना, मैं फिर कह रहा हूँ बेटा, डिफरेंस मच एंड मच इंपॉर्टेंट। आप यहाँ देखिए ग्राम पॉजिटिव, फिर एक अच्छा स्ट्रक्चर है मेरे पास, ये देखिए ग्राम पॉजिटिव पेप्टिडोग्लाइकन, देखिए कितना मोटा है, फिर देखिए ये पेरिप्लाज्मिक स्पेस, ओके, और फिर ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये इसकी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये क्या है उसका, ये सेल वॉल है। ग्राम नेगेटिव, ग्राम नेगेटिव में ये देखिए आउटर मेम्ब्रेन है जो लाइपोपॉलीसैकेराइड और प्रोटीन की बनी हुई है, फिर इसके अलावा ये पेप्टिडोग्लाइकन है, देखिए कितनी मोटी पेप्टिडोग्लाइकन, ये दिख रहा है आपको, ये ब्लू ऑरेंज कलर का, और ये देखिए पतली सी है, ठीक है। और ये देखिए पेरिप्लाज्मिक स्पेस है, फिर अंदर जाइए और ये देखिए सेल मेम्ब्रेन है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और उसके बीच का जो स्पेस दिख रहा है ना, ये पेरिप्लाज्मिक स्पेस है। दैट इज ओनली द डिफरेंस। डिफरेंस यही है, ग्राम पॉजिटिव के अंदर पेप्टिडोग्लाइकन थिक होती है, ग्राम नेगेटिव के अंदर पेप्टिडोग्लाइकन बहुत पतली होती है, 10% ही होती है, और 90% उसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है लाइपोपॉलीसैकेराइड की। बस यही डिफरेंस आ जाता है, जिसकी वजह से ये डिफरेंट स्टेनिंग बिहेवियर शो करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो क्या होता है, ये सेलेक्टिव परमेबल होती है, केवल कुछ ही आयंस को प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स को अलाउ करती है, मतलब ये हर किसी को अलाउ करने लगे तो बहुत सारे टॉक्सिक केमिकल्स भी अंदर आ जाएंगे, तो दैट्स व्हाई ये चेक करती है बैरियर की तरह। अच्छा, इफ ओनली यू कैन कम इनसाइड इफ यू आर ओके, अगर आपको टॉक्सिन है उसको अलाउ नहीं करेगी, वरना उसके साइटोप्लाज्म को डिस्ट्रॉय कर देंगे, और वो सेल कभी लिविंग स्टेट में नहीं रहेगी। मेम्ब्रेन के बेस में यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में कोई डिफरेंस नहीं है, ओके, जिसको हम साइटोप्लाज्म भी कह सकते हैं, प्लाज्मो मेम्ब्रेन कह सकते हैं, जो कि सेल के साइटोप्लाज्म को चारों तरफ से कवर कर लेती है, ठीक है। क्योंकि साइटोप्लाज्म के इधर जैसे मान के चलो, यहाँ का साइटोप्लाज्म है तो ये सेल मेम्ब्रेन ही है, तो सेल मेम्ब्रेन से ही मटेरियल साइटोप्लाज्म में आता है, साइटोप्लाज्म लिविंग स्टेट में है, तो ये एक तरह का सिक्योरिटी है साइटोप्लाज्म की। हर कोई साइटोप्लाज्म को बहुत सारे न्यूट्रिएंट चाहिए, एनर्जी कंपाउंड चाहिए अपने आप को लिविंग स्टेट बनाए रखने के लिए, तो साइटो मेम्ब्रेन जो सेल मेम्ब्रेन है हर किसी एटम को अलाउ नहीं करेगी आने के लिए, क्योंकि अंदर रिएक्शन चल रही है, प्रोसेस चल रहा है। इट इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म, बिहेव एज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ध्यान रखना, ये आप सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मत लिखिएगा, इसको आप सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन ही लिखिए, आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। Okay, it allowed to pass only water from allowed to pass from water inside to outside, outside to inside, and some selective ions। अगर ध्यान रखना, सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स को अलाउ कर रही होती है ना, तो सिर्फ सेमी परमेबल होती है, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ साथ कुछ आयंस को भी अलाउ करती है, अंदर से बाहर और बाहर से अंदर की तरफ, तो इसलिए ये एक तरह की सिक्योरिटी गार्ड है, तो इसलिए इसको सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन बोलिएगा। वैसे हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसके बारे में भी चिंता मत कीजिएगा। ये सभी सेल में प्रेजेंट होती है, और प्रोकैरियोटिक यूकेरियोटिक सेल्स में सेल मेम्ब्रेन के बेस पे कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, जैसे देखिए अब ये देखेंगे ग्लाइकोलिक्स है,
ये सेल वॉल है, ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है और अंदर की तो साइटोप्लाज्म है। हाँ, बट ये हो सकता है कि डिफरेंस आपको कहाँ मिल सकता है? डिफरेंस आपको मिल सकता है कहाँ पर? डिफरेंस आपको मिल सकता है इस सेल वॉल के कंपोजिशन में, मतलब सेल ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में। ठीक है? ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही है। हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके कुछ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स मीजोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे कि सेल मेम्ब्रेन पढ़ लिया, साइटोप्लाज्म पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे इसके मीजोसोम्स के बारे में। बट फिर भी मैं आपको बताऊंगा, फिर भी मैंने आपको ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव पढ़ा दिया, जो कि बुक में बहुत कम मार्क्स में दिया हुआ है, बहुत कम कंटेंट में दिया हुआ है। बट फिर भी मैं आपसे अगेन रिक्वेस्ट करता हूँ, मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू हैव टू स्टडी मच इन डिटेल्स। ओके, थैंक यू।